हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, क्योंकि जब मूड ठीक होता है तभी तो पढ़ाई होती है, तभी तो आप आए हो इस वीडियो पर। तो आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के सेकेंड लेक्चर के बारे में, यानी कि मोल कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमने आपको अपलोड कर दिया है, जिसमें कि मैथमेटिकल टर्म्स बतलाए गए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज क्या होते हैं। आखिर जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ करके कंपाउंड बनाते हैं, या जब दो केमिकल्स आपस में मिलकर के कोई अदर केमिकल बनाता है, तो केमिकल में जो कॉम्बिनेशन होता है, तो ये किस आधार पर होता है, इनके क्या नियम कायदे हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जिसमें कि बेसिकली 9th क्लास में आप लोगों ने 3 लॉ तो पढ़ ही लिया होगा, जिसमें कि आज हम लोग उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये आपके लिए नया होगा, एंड गे-लुसैक लॉ। 5 बेसिक लॉ हम लोग यहां पर पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और प्यारे बच्चों, मैं हूं अमन सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज अपने पहले लॉ पर। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, यानी कि ना ही लॉस ना ही बेनिफिट, जितना था उतना ही रह जाना, उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। यानी कि आपका जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें कि A प्लस बी रिएक्ट करके, मान लीजिए अगर C प्लस D प्लस E कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर A प्लस बी कंबाइन करके मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, तो जब भी कोई केमिकल कंबाइन करता है और नया केमिकल फॉर्म करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है यहां पर कि टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है, यानी कि मास ऑफ A प्लस बी जितना होगा, उतना ही आपका मास ऑफ C प्लस D प्लस E होगा। सिमिलरली यहां पर जो मास ऑफ A प्लस बी होगा, वही मास बिल्कुल मास ऑफ C के इक्वल होगा। यानी कि ना ही रिएक्शन के दौरान मास की कुछ बढ़ोतरी होती है, ना ही कमी होती है। हालांकि अगर बात करें तो जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी में भी एक्सचेंज होता है। और प्यारे बच्चों, आइंस्टीन बाबा ने तो कहा है कि जब एनर्जी लॉस होता है तो E बराबर mc² थ्योरी से हम जानते ही हैं कि यहां पर मास एनर्जी से रिलेटेड है। दैट मीन्स ये हो गया कि जब एनर्जी लॉस होगी तो मास भी लॉस होगी। हालांकि ये बिल्कुल भी यहां पर इन्वॉल्व नहीं होता है, ये बड़ा सा इक्वेशन है, इसको यहां पर यूज नहीं किया जाता है। जनरली यहां से इतनी एनर्जी हम लोग नहीं निकालेंगे जिसमें मास लॉस हम लोग को दिखाई दे, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होता है प्रैक्टिकली। अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ पा सकते हैं हम लोग ऐसा कुछ। सपोज हम एग्जांपल थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन ये इसका एग्जांपल नहीं होगा। हम एक मिक्सचर के बारे में बात करते हैं कि जब आप 2 किलो दूध लेते हो और उसको दही बनाते हो, तो जाहिर तौर पर 2 किलो दही नहीं मिलता होगा, कुछ ना कुछ मास का लॉस वहां पर होता ही होता है। डेफिनेटली वहां पर 2 किलो तो नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो खैर यहां पर बात करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि मास ना तो हमारा बढ़ जाता है और ना ही मास घटता है। बिल्कुल अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, यानी कि हमारे पास अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर में जब कोई रिएक्शन हो रहा हो तो उसके अंदर से मास भी कुछ निकल ना पाए, जैसे कि वेपर वगैरह के फॉर्म में, और एनर्जी भी कुछ ना निकले, तो वैसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप घर में अपना थर्मस का यूज करते हो पानी रखने के लिए, तो थर्मस के वॉल जो होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, हीट का इंसुलेटर होता है, उसके अंदर से हीट नहीं निकल पाता है। हालांकि उसमें भी कुछ लिमिटेशन है कि उसका ढक्कन वाला पोर्शन तो इंसुलेटर नहीं होता है ना, तो वहां से हीट कुछ ना कुछ निकलते रहता है, जिसके कारण से बाद में वहां पर हीट की भी लॉस होती है। लेकिन अगर हम प्योर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें ना ही हीट निकल पाता है ना ही एनर्जी। और ऐसे केस में जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जनरली क्या होता है उसमें कि जितना हमारा रिएक्टेंट का मास हम लोग लेके चलते हैं, फाइनल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका उतना ही मास बनता है। तो बेसिकली इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास
can neither be created nor be destroyed, यानी कि for an isolated system the total mass will always be conserved। मतलब कि अगर हमारा रिएक्शन हो रहा हो शुरुआत में तो हमारे पास रिएक्टेंट 100% रहेंगे। सपोज कीजिए आप 100 ग्राम रिएक्टेंट लेके चले हैं तो रिएक्शन होगा तो उसमें प्रोडक्ट भी बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट हमारा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एक समय जाएंगे देखेंगे 60 ग्राम रिएक्टेंट बचा हुआ है तो डेफिनेटली वहां पर 40 ग्राम हमारा प्रोडक्ट बन चुका होगा और टोटल मास अभी भी 60 + 40 100 ही होगा। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन हमारे पास 0 ग्राम बचेगा, डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्ट 100 ग्राम का ही होगा। मतलब कि हर केस में आप चाहे एक रिएक्शन को आप छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में आप बांट दो, कई सारे टाइम इंटरवल्स बांट दो, हर एक टाइम इंटरवल जब चेक करोगे तो टोटल मास आपके सिस्टम का, जिस सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है उसमें आपका रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, दोनों का ही मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। याद रखिएगा इस चीज को। ये जो लॉ है, ये लॉ वास्तव में ये बतला रहा है कि जब ये रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाएगा तो उतना ही मास हो जाएगा जितना कि रिएक्टेंट का था। लेकिन अगर ये रिएक्शन हमारा आधा अधूरा कंप्लीट होगा, ध्यान दो यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी कोई नहीं बोलता है। यहां पर ये क्या है कि अगर ये रिएक्शन हमारा आधा अधूरा कंप्लीट होगा, मान लीजिए रिएक्शन हमारा 100% कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उस केस में या हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, तो उस केस में आप नहीं लिख सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, नहीं लिख सकते हो। लेकिन उस केस में भी टोटल मास कंजर्व रहता है, यानी कि अगर हमारा रिएक्शन कंप्लीट ना हो तो ये जो दोनों मास है वो आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे पास रिएक्टेंट बचा हुआ रह जाएगा, प्रोडक्ट कम बनेगा। समझे बात को ना? तो यानी कि ये रटना नहीं है कि हमेशा आपका रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, ऐसा रटना नहीं है। उसमें क्या लोचा है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो जितना हमारा प्रोडक्ट बना होगा उतना ही हमारा स्टार्टिंग में रिएक्टेंट रहा होगा, ठीक है ना? तब जाकर के वहां पर ये लॉ लगाएंगे। हालांकि ये लॉ का लास्ट पॉइंट हम इसलिए लिखा दिए हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चाहे हमारा रिएक्शन बीच में हो, चाहे रिएक्शन स्टार्टिंग हुआ हो, चाहे रिएक्शन खत्म हो गया हो, टोटल जो सिस्टम का मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है। अगर 100 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया है तो रिएक्शन चाहे बीच वाले फेज में हो, चाहे शुरुआत ही हुआ हो, चाहे अंतिम में हो जाए, लेकिन टोटल सिस्टम का मास 100 ग्राम ही होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आइए कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इस लॉ पर। हालांकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे यहां पर किसी रिएक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो देखो यहां पर जैसे मान लो कि मीथेन का जब ऑक्सीडेशन होता है, मीथेन यानी कि जब जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सम एनर्जी, हीट एंड लाइट के फॉर्म में ये एनर्जी यहां से रिलीज होता है, ठीक है ना? मीथेन का जब कंबशन होता है तो यहां पर हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो यहां बेसिकली अगर हम एनर्जी को थोड़ा सा हम नेग्लेक्ट करके ही चले, इग्नोर करके ही चले, तो यहां पर देखा जाए कि रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। जो भी हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन होते हैं सब में पहले कार्बन को बैलेंस करना चाहिए। कार्बन यहां पर 1 है, कार्बन 1 है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन 4 है, यहां 2 है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जाकर के जब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए तब यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन यहां पर 2 2 4 हो गया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन यहां पर भी 4 हो गया। अब देखिए यहां पर अगर हम मीथेन में इसका मोलर मास को देखें तो सबके, अगर मीथेन की 1 मोल की बात करें तो यहां पर मीथेन में 1 मोल में कार्बन का मास हो गया 12, हाइड्रोजन का मास यहां पर हो गया 1, तो 1 गुना 4 4 हो जाएगा, तो 12 + 4 कितना हो गया? 16 ग्राम हो जाएगा। वही ऑक्सीजन की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल में 1 मोल की बात करेंगे तो 16 गुना 2 कितना होगा? 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 मोल का मास देखो यहाँ पर 32 हो जाएगा, और 2 मोल है तो कितना हो गया? यहाँ पर 64 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में 12 + 32 44 हो जाएगा यहाँ पर, और वाटर में 16 + 2 18, 18 गुना 2 कर देंगे तो 36 हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारा वाटर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
तब तक फॉलो नहीं करेगा जब तक कि आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करिएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहां पर कि टोटल हमारे पास जो बिफोर रिएक्शन जो हमारे पास अगर रिएक्टेंट थे तो वो कितने थे, 16 + 64 की कितना बात करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा 80 ग्राम हो जाएगा। और यहां पर वही बात करेंगे, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी 36 + 44 कितना मिल रहा है, 80 ग्राम मिल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब ये टोटल रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद जाकर के जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही कितना मास बनता है, प्रोडक्ट का भी मास उतना ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए एक सवाल है। सवाल ये है कि क्वेश्चन आपको पूछ दिया यहां पर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल रिक्वायर फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। क्वेश्चन यहां पर किया कि बताओ, इसी रिएक्शन से बताओगे कि अगर हमारे पास 3.2 ग्राम मीथेन हो तो उसको कंप्लीटली जलाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहां पर बढ़िया सुन लीजिए, यहां पर 3.2 ग्राम हमारे पास मीथेन है और इसको जलाना है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक यहां पर हमारे पास एक बैलेंस्ड मास है यहां पर, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर हमारे पास 16 ग्राम मीथेन हो तो उसको जलाने के लिए हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, और डेफिनेटली उसके जलने के बाद 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 36 ग्राम क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इस रिलेशन को लेकर के आप, ये रिलेशन सर्टिफाइड रिलेशन है, आप इसको लेकर के आप ये सवाल बना सकते हो। कैसे कि अगर हमारे पास 16 ग्राम मीथेन था, 16 ग्राम मीथेन रिक्वायर्स कितना ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, देयरफॉर अगर हमारे पास 1 ग्राम मीथेन हो तो कितना रिक्वायर करेगा, 64/16 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर करेगा। और अगर हमारे पास यही मीथेन कितना ग्राम हो जाए, 3.2 ग्राम मीथेन हो जाए तो कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो 64/16 गुना 3.2, तो ये हो जाएगा कितना, 16 चौके 64 हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12.8 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपको ये सवाल में इस रिलेशन के आधार पर हमने आपको बतला दिया। ठीक है, यानी कि डेफिनेटली अगर हमारे पास 3.2 ग्राम यहां पर हमारे पास मीथेन हो तो डेफिनेटली उसको जलाने के लिए, कंप्लीटली कंबशन करने के लिए अगर 12.8 ग्राम ऑक्सीजन देते हैं तो कंप्लीटली जल जाएगा। और इससे अगर कम ऑक्सीजन देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन कंप्लीटली नहीं जलेगा, मीथेन कुछ ना कुछ बच जाएगा। और इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का जब टॉपिक आएगा तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि जब रिएक्शन में क्या होता है ना, रेशियो के मुताबिक कोई चीज नहीं डालते हैं, जैसे यहां पर अगर हम 12.8 ग्राम ऑक्सीजन नहीं 10 ग्राम ही ऑक्सीजन यहां पर देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि 10 ग्राम ऑक्सीजन से 3.2 ग्राम मीथेन पूरी तरह से नहीं जलेगा, कुछ ऑक्सीजन तो सारा खत्म हो जाएगा लेकिन मीथेन पूरा, कुछ ना कुछ मीथेन यहां पर बच जाएगा। तो जो रिएक्टेंट बच जाता है उसको एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं, और जिसकी कमी हो जाती है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इस चीज को हम लोग फिर से बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे, पहले आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर, देखिएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब H2O बाय मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी कि H2 एंड ऑक्सीजन यानी O2। ठीक है, यानी कि एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें कि हम लोग का वाटर बनाया जा रहा है, किससे, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी कि H2 से और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2 से हमें एक वाटर बनाया जा रहा है लैब में। ठीक है ना, इसमें कहता है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन yields 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम हाइड्रोजन कन्वर्ट किस में हो रहा है, 90 ग्राम वाटर हम लोग को दे रहा है। 10 ग्राम हाइड्रोजन को हम जला रहे हैं तो कितना ग्राम वाटर मिल रहा है, 90 ग्राम वाटर हम लोग को मिल रहा है। और सवाल कहता है कि बताओ क्या ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या जो ये रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर ये सवाल कर रहा है, इज द रिएक्शन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये रिएक्शन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है? ये सवाल का कहना है। तो देखिए यहां पर जब हमारे पास वाटर यहां पर बनाया जा रहा है तो हम रिएक्शन जानते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाते हैं, यहां भी 2 लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाटर बनता है। अब देखिए यहां पर, तो अगर हम देखिए इसके हम मोलर रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन 16 तो 2 ऑक्सीजन का यहाँ पर 32 ग्राम हो जाएगा। और 16 प्लस 2 18, 18 गुना 2 कितना हो जाएगा? 36 ग्राम हो जाएगा। 18 गुना 2 कितना हो जाएगा? 36 ग्राम हो जाएगा। ये हमारे पास एक रिलेशन है जो सर्टिफाइड रिलेशन है। अब देखा जाए, ये तो तय हो गया कि अगर हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा तो उसको कंप्लीटली कंबशन करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसको, ठीक है। और 36 ग्राम क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब देखिए यहां पर सिंपल वे में हम लोग इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को कई तरीके से शो कर सकते हैं। एक तरीका हम यूज करते हैं, आप लोग अलग तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर सिंपल बात है यहां पर कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हो कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम यहां पर वाटर बनता है। देखो यहां बना लेते हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं तो ये यील्ड करता है कितना? 36 ग्राम ऑफ वाटर यील्ड करता है। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो कितना करेगा? 36/4 करेगा। वही अगर हम 10 ग्राम यहां पर हाइड्रोजन लेते हैं, 10 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो 36/4 9 हो जाएगा, गुना 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 90 ग्राम वाटर यहां पर बनेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्योरी को भी फॉलो कर रहा है कि ये रेशियो ही हमारा सही है। अब देखो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी के मुताबिक हम ये सही करना चाहते हैं, तो देखो यहां पर करते हैं। ये तो प्रोपोर्शन देख के हम लोग देख लिए, पता लगा लिए कि हाँ ठीक है, यहां पर 10 ग्राम हाइड्रोजन से 90 ग्राम वाटर ही बनेगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी को अप्लाई करते हुए काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए करते क्या है, देखो यहां पर 4 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसको जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 32 ग्राम चाहिए। 4 ग्राम हाइड्रोजन विल रिक्वायर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन। यानी कि कंप्लीटली जलाने के लिए इसको 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर हमारे पास में हो तो उसको 32/4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। और अगर हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन हो तो उसको 32/4 गुना 10 यानी 8 गुना 10 बराबर 80 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो होगा वही किसका मास होगा? मास ऑफ H2O का होगा। तो देखो यहां पर हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना हमारे पास में है? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन का मास हम 10 ग्राम लिए हुए थे और ये पता लगा लिए कि 10 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन हम लोग को जरूरत पड़ेगा? 80 ग्राम जरूरत पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 90 ग्राम हो गया। और डेफिनेटली देखो यहां पर सवाल में भी कह रहा है कि हमारा वाटर कितना ग्राम बन रहा है? 90 ग्राम बन रहा है। यानी कि हमारे पास जो टोटल रिएक्टेंट है वही अंतिम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पर फॉलो कर रहा है। ये प्रूफ हो गया कि यहां पर जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको लेना था शुरुआत में उतना ही वाटर अंतिम में बन रहा है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस सवाल के लिए वैलिड है, ठीक है। अच्छा लगा यहां पर। अब चलिए अगले लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा हाँ, एक बात और, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको एंटोनी लेवॉइजियर ने दिया था। एंटोनी लेवॉइजियर ने इसको दिया था। अगला लॉ पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको कि जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया है। आइए उसकी बात करेंगे हम लोग। तो सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें, सेकेंड लॉ, तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि ये कोई बात नहीं है कि आप कोई एक कंपाउंड जैसे वाटर कहां से ला रहे हो, चाहे आपके पास घर का वाटर है, चाहे आप लंदन से वाटर लाए हो, अमेरिका से लाए हो, समुद्र से लाए हो, कहीं से भी लाए हो, तो वाटर में कितने एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड जो एलिमेंट से बना होता है वो एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, रेशियो यानी कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बना होता है, प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि
मास के हिसाब से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में दुनिया का हर एक कंपाउंड एलिमेंट सबसे मिलके बना हुआ होता है। चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी प्राप्त किया जाए, लेकिन अगर आप एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड कंपाउंड की बात कर रहे हैं, चाहे हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, चाहे हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, उसमें 2 एलिमेंट रहे, उसमें 3-4 एलिमेंट रहे, कोई भी रहे, कोई उसमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर वही सेम कंपाउंड कई सारी जगह पर जाकर के हम स्टडी करें तो सभी जगह पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि उसमें जो किसी एक जगह पर जो किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स के जो मास का रेशियो है, वही रेशियो हर जगह उस कंपाउंड में पाया जाएगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे जोसेफ काउस्ट ने दिया था। इनका यह कहना था कि ईच एंड एवरी कंपाउंड are made by combination of 2 or more elements in a fixed proportion by mass, proportion by mass। यानी कि दुनिया के जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास पर। यानी कि ये हो गया, जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर वाटर H2O की बात करें, H2O की अगर हम बात करें तो एक H2O में देखो यहां पर H और O के मास के रेशियो की बात करें तो यहां पर 2 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है। तो H/O की बात करें तो हमारे पास 2 गुना 1 हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक ही है तो ये 16 ग्राम हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो गया यहाँ पर 1:8 रेशियो हो गया। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि ये वाटर आप कहीं का लाते हो, लंदन का लाओ, जापान का लाओ, कहीं का वाटर लाओ, सब वाटर में H और O का जो रेशियो होगा, मास का रेशियो, वो बिल्कुल फिक्स होगा, 1:8 ही होगा। दुनिया के हर एक वाटर में मास रेशियो 1:8 ही होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ले ले यहाँ पर, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर ले तो यहां पर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है यहां पर देख लो। यहां पर तो कैल्शियम का मास यहां पर है 40, कार्बन का है 12 और इसका हो जाएगा 16 गुना 3 करेंगे तो 48 हो जाएगा। और सिंपल जब यहां पर हम लोग 4 से कटाएंगे तो 4 से ये 10 बार में कटेगा, 4 से ये 3 बार में और 4 से ये 12 बार में। तो यहां पर जो कार्बन, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का जो यहां पर रेशियो मिला है हम लोगों को, कैल्शियम, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिला है 10:3:12, ये स्मॉलेस्ट एक होल नंबर का रेशियो है। और यही रेशियो जो मास का रेशियो है दुनिया के हर एक जगह के हर एक सोर्स से जो पाए जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट होगा, सभी में इसी प्रकार का रेशियो होगा एलिमेंट्स का। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दुनिया के हर एक कंपाउंड जो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास से बने होते हैं, वो मैटर नहीं करते हैं कि वो कहां से पाए जा रहे हैं। समझ में आ गया ये लॉ? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए ये थर्ड लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा थर्ड लॉ है, ठीक है। ये लॉ जो है जॉन डाल्टन ने दिया था, ये हमारा जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। इस लॉ को समझिएगा अच्छी ढंग से। ये लॉ कहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ध्यान दीजिए 2 एलिमेंट हमारे पास में है, एक एलिमेंट सपोज कर लो ए है और एक एलिमेंट बी है, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स मिल करके 2 से अधिक कंपाउंड बना डालते हैं, जैसे कि AB, AB2, AB3। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि 2 एलिमेंट्स मिलकर के 2 से अधिक कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं यहां पर, जिसमें कि कोई एक एलिमेंट का मास बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट में रहेगा, जिसमें कि एक एलिमेंट का मास बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट में रहेगा, दूसरा एलिमेंट अलग अलग अमाउंट में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स मिलकर के 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कई सारे कंपाउंड बना डालते हैं, जिसमें अगर किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो, तो दूसरे एलिमेंट को देखो, जो एलिमेंट हमारा डिफरेंट अमाउंट में है यहां पर,
सभी कंपाउंड में क्या होगा कि ए का 1 ग्राम अगर मान लेते हैं, ए का 1 ग्राम बी के कुछ ना कुछ ग्राम से रिएक्ट करता होगा। इसमें भी ए का 1 ग्राम से जितना बी का रिएक्शन होगा उसको पॉइंट आउट कर लेंगे, और इसमें भी ए का 1 ग्राम बी के जितने ग्राम से रिएक्ट करेगा उसको पॉइंट आउट कर लेंगे। और फिर जो ए का 1 ग्राम से रिएक्ट करने वाले बी के मास के बारे में जो मालूम पड़ेगा हम लोगों को, उनमें किसी भी मास का अगर हम लोग दोनों मास का डिवीजन ले लेंगे तो उनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो सिंपल होल नंबर के टर्म में रिड्यूस हो सकता है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जब यहां पर दो एलिमेंट्स मिलकर के कई सारे कंपाउंड बनाए जिसमें कि किसी एक एलिमेंट का पूरा मास फिक्स हो, तो जो डिफरेंट मास वाला यहां पर एलिमेंट्स होता है उनके जो मासेस होते हैं, जो मास इस ए से रिएक्ट कर रहा है, उनका रेशियोज आपस में एक सिंपल होल नंबर जो है ना बेयर करता है, होल नंबर के रूप में रेशियो रिड्यूस हो जाता है, टूट जाता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर इसको हम पहले लैंग्वेज लिखते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे, समझ में आसानी से आप लोग को आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लैंग्वेज पर, इफ टू एलिमेंट्स form two or more compounds such that mass of one element is fixed in all the compounds, then the mass ratio of other elements which react with 1 gram of that elements is always reduced to a simple whole number, या कह सकते हैं बियर्स अ सिंपल होल नंबर। इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। जो जूनियर तरीका था, पहले का तरीका था, वही दूसरा तरीका भी है लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में है। पहला तरीका यही था कि आप इस बी के अलग अलग कंपाउंड्स में मास का रेशियो निकालिएगा तो वो सिंपल होल नंबर का रेशियो में टूटेगा, सिंपल होल नंबर का रेशियो बेयर करेगा। और दूसरा हम एग्जांपल जो लिए हैं वो ध्यान से देखिएगा, हम एग्जांपल के साथ में यहां पर इसको डिफाइन करेंगे। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि कार्बन यहां पर 12 ग्राम है, 12 ग्राम कार्बन है, 16 ग्राम यहां पर ऑक्सीजन है। यहां भी क्या है, 12 ग्राम कार्बन है, यहां 32 ग्राम ऑक्सीजन है। नहीं, ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 16 दूनी 32 ग्राम यहां पर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर 12 ग्राम कार्बन से 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। तो अगर हम 1 ग्राम कार्बन की बात करें, 1 ग्राम कार्बन की बात करें तो उससे कितना ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 16/12, और ये हो जाएगा हमारा 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो ये कटेगा हमारा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9, 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा कितना, 1 ग्राम कार्बन, ठीक है। इसके मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 ग्राम कार्बन से कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, 1.33 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। वही उसमें बात करें तो 12 ग्राम यहां पर कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से यहां पर रिएक्ट कर रहा है। तो इसी कंपाउंड में 1 ग्राम कार्बन जो होगा वो कितना ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 32/12, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। तो यहां पर आंसर आएगा लगभग में 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 होगा 20, 3 6 जा 18 एंड 2.66, ये चलते रहेगा। यानी कि यहां पर इस कंपाउंड में क्या हो रहा है कि 1 ग्राम कार्बन 2.66 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। यानी कि
यहां पर यह देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन का वह मास जो कि कार्बन के 1 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है वो 1.33 है। यहां पर देखा जा रहा है ऑक्सीजन का वह मास जो कार्बन के 1 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है वो 2.66 है। तो जो 1 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करने वाला ऑक्सीजन का मास है उसका जब रेशियो निकालेंगे तो यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ऑक्सीजन का मास जो कि 1 ग्राम कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, अगर उसकी बात हम देखें तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में 2.66 आया है और कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना आया है 1.33 आया है। ये देखिए ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, जो कि सिंपल 2:1 के रेशियो में यहां पर ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड में उपस्थित है। तो यही बात यहां पर हम लोग इस रूप में भी कह सकते थे कि कार्बन से यहां पर 16 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और वही 12 ग्राम कार्बन से यहां पर 32 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जब सेम कार्बन से डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो आप ऑक्सीजन का मास का रेशियो यहां पर ले लीजिए 16:32 1:2, या इसका अगर इससे करिएगा तो 2:1 के रेशियो में यहां पर आएगा, यानी कि सिंपल होल नंबर के रेशियोज में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। समझे बात को, यही यहां पर कहा जा रहा है। सिमिलरली और एग्जांपल ले सकते हैं, तो यहां पर डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहां पर क्या था कि अगर दो एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं कुछ इस प्रकार से कि किसी एक एलिमेंट का मास पूरे कंपाउंड में फिक्स्ड हो, ठीक है, जैसे यहां कार्बन का मास फिक्स है पूरे कंपाउंड में, तभी जब एक कंपाउंड का मास जो है, जैसे ही सवाल आपको एग्जाम में आएगा, मान लीजिए जैसे ही कहेगा कि 2 एलिमेंट है वो कई सारा कंपाउंड बना रहा है जिसमें कि एक का मास सभी कंपाउंड में फिक्स है, समझ जाइएगा यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही लगेगा। समझे बात को, तो कहा जा रहा है कि तब जाकर के मास रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट, यानी अदर एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट हमारा सेम मास में नहीं है उस एलिमेंट को अदर एलिमेंट बोल दिए हैं, उनका मास का रेशियो कैसा मास, तो वह मास जो कि 1 ग्राम उस एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा हो, यानी कि 1 ग्राम के उस एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा हो अदर एलिमेंट का वो मास। तो यहां पर जैसे हम निकाले हैं कि 1 ग्राम का कार्बन से जो रिएक्शन हो रहा है 1.33 ग्राम ऑक्सीजन का, वही यहां पर 1 ग्राम कार्बन से जो रिएक्शन हो रहा है 2.66 ग्राम ऑक्सीजन का। तो 1 ग्राम आपको मान लेना है किसको, जो फिक्स्ड मास में है, ठीक है, उससे जितना भी रिएक्ट कर रहा है अदर एलिमेंट, उसके मास का जब रेशियो निकालोगे तो उसके मास को निकाल करके जब उसका रेशियो हम लेंगे तो वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वहां पर वैलिड होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले एग्जांपल को हम लोग। अगला एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के 2 तरह कंपाउंड फॉर्म करता है, एक तो H2O और दूसरा H2O2। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या है, इस कंपाउंड में भी हमारे पास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास इस कंपाउंड में कितना है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना ग्राम है, तो ऑक्सीजन हमारे पास 16 ग्राम है, एक ऑक्सीजन है 16 ग्राम होगा। यहां पर देखिए सेम 2 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा ये दोनों कंपाउंड क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वैलिडेट कर रहे हैं। देखिए यहां पर, तो यहां पर दोनों हाइड्रोजन का सेम रेशियो है, सेम मास है, तो जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा यहां पर देख लीजिए 16:32 अगर करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 1:2 के रेशियो में टूटेगा, यानी कि हमको सिंपल होल नंबर के रेशियो में यहां पर ये कन्वर्ट हो गया। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वेरियस ऑक्साइड फॉर्म करता है। देखिए यहां पर कौन कौन ऑक्साइड है, एक तो है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस इसी को बोलते हैं हम लोग, दूसरा है N2O2 या इसी को NO भी कहते हैं, ठीक है, तीसरा है N2O3, चौथा है N2O4 या इसी को NO2 भी कहते हैं, और पांचवा है N2O5। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसमें सभी में अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए, तो नाइट्रोजन इसमें है 14 to 28 ग्राम, ऑक्सीजन एक है तो 16 ग्राम हो गया। ठीक है, इसमें अगर यहां से बात करेंगे तो नाइट्रोजन है हमारे पास 14 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है यहां पर 16 ग्राम। अब यहां पर अगर सेम नहीं हो रहा है नाइट्रोजन तो आप इसे मल्टीप्लाई करके सेम कर दो, 2 से इधर ही मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहां पर, ये 28 के इक्वल हो गया, यहां कितना हो गया 32 ग्राम हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना है 28 ग्राम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहां पर 48 ग्राम है। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन 28 ग्राम है,
ऑक्सीजन यहां पर 64 ग्राम हो जाएगा, 16 इंटू 4 करेंगे 64 हो जाएगा। यहां पर नाइट्रोजन 28 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 5 जा 80 ग्राम है। अब सभी ऑक्सीजन का यहां पर जब रेशियो निकालेंगे तो 16 से कट जाएगा और ये सिंपल रेशियो मिल जाएगा 1:2, 2:3, 3:4, 5 के टर्म में। तो ये भी जो कंपाउंड है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वैलिड कर रहा है। यानी कि अगर दो एलिमेंट मिलकर के कई सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है जिसमें कि किसी एक एलिमेंट का मास सब में फिक्स होता है, तो सिंपल सी बात यही है कि तब जो अदर एलिमेंट्स होता है उनके मास के रेशियोज, सभी कंपाउंड्स में उनके मासेस के जो रेशियो होंगे वो सिंपल होल नंबर के टर्म में रहेगा। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब अगला जो लॉ है उस लॉ का चर्चा हम लोग को ज्यादा नहीं बुक में किया हुआ है, लेकिन अच्छे अच्छे बुक्स में आपको उनके भी डेरिवेशंस या सब कुछ मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। आइए देखते हैं अगला लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आइए समझते हैं हम लोग फोर्थ लॉ के बारे में जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लॉ जो है रिचर ने दिया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर इस लॉ के बारे में समझिएगा बारीकी से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है ए। ठीक है, ये ए का एक फिक्स्ड मास ले लिए है, ये जो है बी से रिएक्ट करता है और कोई मान लीजिए प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है ना, ए का कोई एक फिक्स मास, इसका फिक्स मास कर लिए, इस पर घेरा कर दिए, घेरा में यहां पर मान लीजिए वो लगा दिए यहां पर ये, तो ये मान लीजिए ताला हो गया, लॉक हो गया, ए का मास को लॉक कर दिए हैं। ए के मास एक फिक्स मास में ए है, वो बी के किसी भी मास से मान लीजिए रिएक्शन करता है। ठीक है, वही ए का मास जो है मान लीजिए ये हमारा रिएक्ट करके कुछ भी प्रोडक्ट मान लीजिए हमारा पी प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, वही ए का सेम मास फिर से रिएक्शन कर लेता अलग से एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट में, ए का वही मास किसी सी के कोई मास से रिएक्ट करके वहां पर एक डिफरेंट प्रोडक्ट क्यू बना देता है। ठीक है, तो यहां पर सवाल क्या है समझिएगा, अगर ए का एक दिया गया मास बी से किसी एक एलिमेंट बी से रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बना दे, सेपरेट एक्सपेरिमेंट में ए का वही मास किसी अदर एलिमेंट सी से रिएक्शन करके कोई और कंपाउंड बना दे, तब जाकर के यहां पर दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट में जो अदर एलिमेंट्स आप देख रहे हो, एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, इसमें जो बी और सी का रेशियो होगा, ठीक है, यानी सेपरेट एक्सपेरिमेंट में जो अदर एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो होगा, वो रेशियो इनके खुद के एक्सपेरिमेंट में, यानी बी और सी का जब एक्सपेरिमेंट होगा और कोई भी कंपाउंड मान लीजिए आर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें यानी कि इसके सेपरेट एक्सपेरिमेंट में जो इनके मासेस का रेशियो होगा, यानी कि यहां पर जो बी और सी का रेशियो होगा, ये रेशियो और इन रेशियो का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, मतलब कि इस रेशियो को जब इसके रेशियो से डिवाइड करेंगे, तो वहां पर एक सिंपल होल नंबर इंडिकेट होना चाहिए, मतलब एक सिंपल रेशियो हमको होल नंबर का एक रेशियो हम लोग को मिलेगा। यानी समझिएगा इस नियम को फिर से एक बार लैंग्वेज में, तो यहां पर समझिएगा, व्हेन अ फिक्स्ड मास ऑफ an element reacts with two different elements, then the mass ratio of the elements ये वाला एलिमेंट्स, ठीक है ना, मास रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनका मास रेशियो एज दे डू सो, मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट में जो वो दिखा रहे हैं रेशियो, एज दे डू सो bears a whole number ratio as in their
सेपरेट रिएक्शन। मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो डिफरेंट रिएक्शन में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में जो यहां पर फिक्स ए के मास से दूसरा बी और सी का मास, अलग अलग मास रिएक्ट कर रहा था यहां पर, तो ये जिस रेशियो में आपस में रिएक्ट कर रहा है, यानी कि इस रिएक्शन में जो बी और सी का मास का रेशियो है, अगर इस रेशियो का कंपैरिजन करें इनके खुद के रिएक्शन में जो बी और सी का रेशियो होगा, उस रेशियो से कंपैरिजन करें तो उनका जो रेशियो होगा, इस रेशियो और इस रेशियो का जो रेशियो निकालेंगे, वो रेशियो एक सिंपल होल नंबर के टर्म में बियर्स होगा, मतलब दिखाई देगा आप लोगों को। जैसे कि यहां एग्जांपल लेते हैं, एक समझिएगा यहां पे एग्जांपल, कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मीथेन फॉर्म करता है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर 2 से बैलेंस कर लेते हैं। वही कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर फॉर्म करता है, ठीक है। इसमें अगर यहां पर इस रिएक्शन में अगर हम देखें यहां पर हाइड्रोजन इनटू ऑक्सीजन का रेशियो, तो यहां पर क्या दिखाई देगा, हाइड्रोजन यहां पर हमारे पास कितना है, कार्बन हमारे पास 12 ग्राम है, इसमें भी कार्बन 12 ग्राम है, यहां हाइड्रोजन हमारे पास 4 ग्राम है, ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम है, तो यहां रेशियो कितना आ गया, 1:8 आ गया। अब देखिए वही अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की बात करें तो वहां पर क्या बनता है, H2O बैलेंस कर सकते हैं। और यहां पर देखिएगा रिएक्शन जब यहां पर हमारा कंप्लीट हो रहा है तो इसमें दिखाई दिया कि 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, और यहां भी H/O का रेशियो कितना दिखाई दे रहा है हम लोग को, 1:8 दिखाई दे रहा है। यहां भी 4 रेशियो यहां पर 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। अब अगर हम इस रेशियो को इसके रेशियो से डिवाइड करते हैं तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/8 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि एक सिंपल होल नंबर यहां पर दोनों के रेशियो का डिवीजन करेंगे तो सिंपल एक होल नंबर आएगा, ठीक है। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे 5वीं लॉ के बारे में, और लास्ट लॉ है यहां पर जिसका नाम है गे-लुसैक लॉ, ठीक है। ये लॉ गैसियस वॉल्यूम के लिए अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है। आइए समझते हैं इस लॉ को, बहुत ही आसान सिंपल सा लॉ है। तो 5वां लॉ है हमारा 5th लॉ, ये है गे-लुसैक लॉ, ठीक है, गे-लुसैक लॉ, ठीक है। ये है केवल किसके लिए, फॉर गैसियस वॉल्यूम के लिए, फॉर गैसियस वॉल्यूम। यहां सिंपल लॉ में क्या कहता है कि मान लीजिए कोई हमारे पास गैसेज है, नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तो ये हमारा अमोनिया गैस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बैलेंस करेंगे पहले तो ये N2 है, ये 3H2, ये 2NH3 यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो इनके मोल्स का रेशियो कितना है पहले देख लीजिए, यहां पर 1 मोल है, यहां 3 मोल है, यहां 2 मोल है। अगर 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो उसको रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, और कितना मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है ना। तो यहां पर सिंपल सा समझ लीजिएगा, ये लॉ कहता है कि जिस प्रकार से इनके मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी प्रकार से इनके वॉल्यूम का भी सेम रेशियो होगा। जिस प्रकार से इनकी मोल्स का रेशियो है रिएक्शन में, उसी प्रकार से इनके वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। यानी कि अगर हम यहां पर 100 मिलीलीटर अगर हम यहां पर नाइट्रोजन लेंगे तो डेफिनेटली 1:3 है, तो इसको रिएक्ट करने के लिए यहां पर 300 मिलीलीटर हमें हाइड्रोजन चाहिए होगा, और रिएक्शन करने के बाद जो है 200 मिलीलीटर यहां पर अमोनिया बनेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर वॉल्यूम मत जोड़ दीजिएगा, मास जुड़ता है, वॉल्यूम नहीं जुड़ता है, वो कॉम्बिनेशन हो जाता है। मोल्स घट रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है, ठीक है। अगर वही हम यहां पर 25 मिलीलीटर लेंगे अगर हम नाइट्रोजन गैस, तो उसको रिएक्ट करने के लिए यहां पर डेफिनेटली 75 मिलीलीटर यहां पर हम लोग को चाहिए होगा, कौन, हाइड्रोजन गैस। और बनेगा कितना अमोनिया, तो 25 गुना 2 कर देंगे तो कितना, 50 मिलीलीटर अमोनिया बनेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको लैंग्वेज लिख लेते हैं, व्हेन gases react to each other, gases react to each other, then the ratios of volume of gases is same as their molar ratios, ठीक है।
यानी कि बिल्कुल वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, रिएक्शन में जो वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, यानी कि उनके जो वॉल्यूम्स को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं वो उसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो में उनके मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। समझ में आ गया? तो यहीं से सवाल रहेगा। मान लीजिए आपको यहां पर कि अगर हमारे पास 1 लीटर यहां पर नाइट्रोजन लिया गया है, तो 1 लीटर नाइट्रोजन से हम लोग अमोनिया बना रहे हैं, तो कितना लीटर अमोनिया बनेगा? तो बिल्कुल आप समझा सकते हैं हम लोग कि अगर 1 लीटर नाइट्रोजन है तो 2 लीटर यहां पर अमोनिया बनेगा और 3 लीटर वहां पर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा आज का गे-लुसाक लॉ भी यहां पर खत्म होता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने आज इतने टर्म्स में पढ़े, 5 हम लोग लॉ को हम लोगों ने सीखा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो बस लाइक कर दे और चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दे और अगले लेक्चर को देखना ना भूलें, जो लेक्चर अब संबंधित होगा हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री का जो तीसरा लेक्चर होगा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन पर बेस्ड होगा। जरूर देखिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।